प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग पूरे तन्मयता के साथ अपने अपने अध्ययन में लगे हैं। इसी मनः कामना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि दो संभावित परिणामों के बीच जो कशमकश है, एक तो बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट है और यूपी जुडिशरी का। इसमें आगे पीछे की संभावना बड़ी जिगडेग चल रही है, कौन पहले आ जाएगा, कौन बाद में आ जाएगा। मेरी दृष्टि में अगर यूपी जुडिशरी पहले आ जाए तो उसका फ़ायदा ये है कि बिहार के लिए वो व्यक्ति इंटरव्यू देने नहीं जाएगा। अगर एक केस में अगर वो बिहार का ही लड़का ना हो, वो शायद तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि जुडिशरी होती है। एपीओ के दरमियान ये जो कशमकश है, अगर वो एज 35 या एचजीएस लायक कैंडिडेट है तो वो स्वाभाविक हो सकता है, किन्हीं परिस्थितियों में 2% ऐसा आंकड़ा हो सकता है कि वह प्रीफर करे कि हमें हायर जुडिशरी फेस करना है और मुझे जूनियर डिवीज़न ज्वाइन नहीं करना है। उसको अपने काबिलियत पे भरोसा हो, अन्य परिस्थितियां उसको इस बात की इजाज़त दे रही हों। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले अपने उत्तर प्रदेश की जुडिशरी आ जाए, भले परीक्षा बिहार की हो चुकी है, लेकिन करना कमीशन का है। 4 अगस्त को ये संभावना की जा रही है, जो शेड्यूल डेट है, शेड्यूल डेट के मुताबिक यह कि बिहार जुडिशरी 32वीं जो हुई उसकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाए। अगर ऐसी बात है तो स्वाभाविक है, ऐसा प्री मैच्योर गेस किया जा सकता है कि पहले वो प्रीलिम्स का रिजल्ट ही डिक्लेयर करें। ये 32वीं न्यायिक सेवा का प्रीलिम्स डिक्लेयर करने के बाद ही उस रिजल्ट को, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, बिहार एपीओ मेंस, जिसके रिजल्ट में लगभग 1,500 लड़के इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए जाने हैं, वो महत्वपूर्ण रिजल्ट तब डिक्लेयर हो। ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा ओपन करता हूँ, 4 अगस्त के बाद से लेकर 4 सितंबर के बीच कभी भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 अगस्त को अगर आसपास ये रिजल्ट आता है तो उसके तुरंत बाद हो जाए, कुछ तो अंतर लेंगे ही। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर कोई अन्य बात नहीं है, कोई रिट पिटीशन संदर्भित बात नहीं है, कोई अन्य बड़ा मसला नहीं है, तो सरकार इसको डिक्लेयर करेगी। हर हालत में वो दिसंबर तक ज्वाइन कराएगी। बिहार जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग की। लेकिन अपने यूपी में ये संभावना है, जो गति है उसके पीछे दो असंशयात्मक लहर टाइप की चल रही है, एपीओ या जे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे एपीओ के संदर्भ में सीधी जानकारी नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जुडिशरी के बारे में ये है कि एक अच्छी संभावना है और उसी के चलते ये द्रुत गति देखी जा रही है। तो ये जो गति है जुडिशरी की वैकेंसी और रिजल्ट की, तो ये संभव है कि जुलाई बीतने को है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है अगस्त के मिड से पहले, यानी 15 अगस्त से पहले आ सकता है। ये संभावना है, ये एकदम एक सिरे से खारिज नहीं किया सकता। उसकी वजह भी है, एक और पचड़ा था यूपी कमीशन के लिए, आरओ की वैकेंसी आनी है इस सेशन वाली 23वीं। उस वैकेंसी के लिए कुछ विवाद था योग्यता संबंधी, उसको सरकार ने अपने स्तर पर हल कर दिया है। कल की अधिसूचना से ये बात स्पष्ट हो गई है कि उससे भार से भी कमीशन मुक्त है। अब कमीशन को ये चेक करना है कि वो आरओ की वैकेंसी के लिए विज्ञापन नोटिफाइड करेगा या पहले, या वो रिजल्ट आउट करेगा यूपी जुडिशरी का मेंस का। ये दो बातें हैं। ये नोटिफाइड होगा, आमने सामने देखिएगा। ये जब भी रिजल्ट आएगा उसका हफ्ता 2 हफ्ता क्रॉस नहीं करेगा। आरओ की वैकेंसी के बारे में भी कुछ डिक्लेरेशन कमीशन कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो कठिनाई थी उसका हल सरकार ने कर दिया है। कल की तरह पुनः लाइट चली गई है। बात को आगे बढ़ाऊं तो इस बात की पूरी गुंजाइश है 100% कि इसी आजू बाजू में, यानी 15 अगस्त के पहले एक चीज तो आपको देखने को मिल सकता है। इसकी प्रबल संभावना है आरओ की वैकेंसी या यूपी जुडिशरी का रिजल्ट मेंस का। गति है, हर सरकारें अपने आप को, जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वो ये कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस को शो ऑफ करने के लिए। तो उसको इससे उसी वही ये समय चल रहा है। अगले साल जिन महीने में मतदान होने हैं, चुनाव आचार संहिता लगनी है, लोकसभा का चुनाव जो होना है, उसको ध्यान में रखते हुए भी सरकारें ये जल्दी करेंगी ही। उनके पास कोई चारा नहीं है। सरकार के कार्यपालिकीय पक्ष आयोगों पर बहुत बड़े दबाव हैं, अपने ही स्टेट के लिए नहीं, बिहार स्टेट के लिए नहीं, हर स्टेट पर। देख रहे हैं दिल्ली में पानी भर गया था, केजरीवाल की हालत खराब है। उनके मुख्यमंत्री जो
3-3 दिग्गज मंत्रियों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ भी पूरा खला खपाट मचा हुआ है। हर स्टेट में मणिपुर की हालत देख रहे हैं, निंदनीय। इस पर मैं इस मंच से अधिवक्ता जेके गिरी स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए, गृह मंत्री जी को संबोधित करते हुए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति और हमारे दिल के बहुत करीब DY चंद्रचूड़ सर की बात को स्पीडली, उसे लेट तो बहुत हो गया है, हद के बाहर, लेकिन ये चुप्पी, ऐसी चुप्पी बिल्कुल खतरनाक है। और इस निर्णय पर कोई ऐसा सार्वजनिक, कोई इतना प्रभावी कदम होना चाहिए जिससे कुछ तो मरहम लग सके। वो पाटा नहीं जा सकता। दंगे के किस्से कहीं के हों, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे मुजफ्फर कांड हो, मुजफ्फरनगर दंगा कांड, चाहे ये मणिपुर का कोई बड़ा नरसंहार जो इस तरीके से दंगाई भीड़ करती है और जिसमें स्त्रियों की लज्जाहीनता के लिए किसी सीमा को नहीं सोचती, शर्मसार करने की सारी सीमाएं लाग जाती है भीड़, उसके लिए कोई अस्थायी इंतजाम होना चाहिए। हरिद्वार में जो हिंदू सम्मेलन में जो कार्रवाइयाँ हुई थीं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए हेट स्पीच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात की थी, जिस पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में सवाल भी बना, इस पर सरकार क्यों चुप्पी साधे रहती है? दंगाइयों या विशेष वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग के प्रति इतनी भी उदारता नहीं होनी चाहिए कि बहुसंख्यक भीड़ अल्पसंख्यक को खा जाए। इस पर एक त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं विनम्रता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे प्रकरणों को प्रभावी ढंग से निपटा जाए, अन्यथा स्वाभाविक जो परिणाम होते हैं किसी घटना के, उसको रोका नहीं जा सकेगा, टाला नहीं जा सकेगा, जो कि हिंसा से युक्त हो सकता है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है, समाज के प्रति वो काला धब्बा हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, ये छोटी सी बात प्रासंगिक थी। मैं अपने इस YouTube चैनल से अपने उन मणिपुर के जनवासियों को, नागरिकों को, उन बहनों को जिनके साथ ऐसा गलत हुआ, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति अपना आत्मीय समर्थन प्रकट करता हूं, तथा सरकार के इस उदासीनपूर्ण कृत्य के लिए सरकार में बैठे हुए सारे धुरंधरों को, सारे प्रतिनिधियों को उनके इस कृत्य के लिए कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। ये अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, जो किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे अपने कैरियर के संदर्भ में, मैं उसी बात को कंटिन्यू करूं जो सीरीज चल रही है इस समय हमारी HJS और जूनियर डिवीज़न को फोकस करके। अभी भी मुस्तबहे की स्थिति होने की वजह से और यूपी जुडिशरी के आए हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के मेरिट के आतंक के चलते किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कहीं 170 के ऊपर न चली जाए बिहार जे की मेरिट। वेट कर लीजिए, 15 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों की तैयारी के लिए आपको परिमार्जित करके टाट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू, मुस्लिम मेंस के अकॉर्डिंग बिहार जुडिशरी क्रैक करने के लिए मेरा पक्का इंतजाम है। आप आएंगे, आपका स्वागत है। अभी से जो बच्चे जुड़ गए हैं उनकी तो बुरी बुरी प्रशंसा है, उनको विश्वास भी है, उनकी मेरिट 175 के आसपास है, तो वो फ्रेश जोन में है, वो जुड़ सकते हैं। लेकिन जिनका कम है, अगर वो बॉर्डर लाइन से आसपास हैं, तो उनको इंतज़ार भी करना चाहिए और निश्चित तौर पर उस पॉइंट तक अपनी तैयारी में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए जो आफ्टर डिक्लेरेशन बिहार जुडिशरी 32वीं की रिजल्ट के बाद सीमित समय में बचेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, समय को भुनाइए। चाहे आप मान लीजिए आपके पास ये यूपी बिहार का कोई मतलब नहीं है, आप JLO की वैकेंसी डाल के केवल बैठे हैं, उसके प्रति ईमानदार रहिए। आपने जो आपके सामने उसके प्रति ईमानदारी से लगिए। समय बिल्कुल नहीं है, समय चिंता करने का नहीं, कुछ करने का है। अगर आप इन दो जगहों पर बिहार APO के मेंस के रिजल्ट में, बिहार जुडिशरी के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में और उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न के मेंस के रिजल्ट, तीनों में वेटेड हैं, आपने एग्ज़ाम फेस कर दिया है और काबिल हैं, काबिल तारीफ़ है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, तो आपका काम इसके बारे में पता करना नहीं, इंटरव्यू पर काम करने की ज़रूरत है। उसकी भी तैयारी होती है, उसकी भी समग्रता होती है, समग्र बोध होना चाहिए, हाजिर जवाबी होनी चाहिए और उसमें नैतिकता का और एक प्रशासनिक अभिव्यक्ति का पुट भी होना चाहिए। तो इस मंच से चूंकि बात इंटरव्यू की आई, तो मैं लगे हाथ जोड़ देता हूँ, जैसे बिहार जुडिशरी अपना रिजल्ट आउट करेगा, अपने उत्तर प्रदेश की जुडिशरी जैसे रिजल्ट आउट करेगी,
इंटरव्यू मॉक क्लियर कट शब्दों में, चाहे मीडियम हिंदी चाहे मीडियम इंग्लिश, मॉक ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन मेथड से अवेलेबल रहेगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन समय से कराएंगे और आपको शेड्यूल टाइम मिल जाएगा कि जो 5 मॉक इंटरव्यू मेरा रहेगा वो किस किस दिन पर आपका होगा। बिफोर फिक्स डेट ऑफ कमीशन योर इंटरव्यू, योर्स इंटरव्यू। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जब भी तैयारी में लगें, एक प्रक्रियात्मक विधि का टॉपिक जो है एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी का भी, अगर आपके मुख से एग्जाम हॉल में निकला कि हम सिविल केस की प्रैक्टिस करते हैं, बाय द वे का ऐसा हो सकता है, तो आपको तैयारी सघन होनी चाहिए। या आपके बायोडाटा में कुछ ऐसा मेंशन है, मास्टर डिग्री है और आप प्रैक्टिस में हैं फिर भी, तो आपको उसके संदर्भ में, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो भी अगर मास्टर डिग्री है तो उससे रिलेटेड किस विषय से मास्टर डिग्री है उसके बारे में समग्रता बोध की तैयारी अभी से रखें, समय बचेगा नहीं रिजल्ट आउट होने के बाद। मैं यही सब कहने आपको आया था, ज़्यादा आज बात नहीं करूँगा। आज की वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे और काम भी करने हैं और उस काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है मुस्लिम लॉ का प्रश्न पत्र तैयार करना, जो परसों मुझे एचजेएस वालों को देना है। दिन भर आज चकबंदी अधिनियम पर प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया है, कल से पंचायती राज कंटिन्यू हो जाएगा। और ये भी इसी चैनल से कह रहा हूँ, 15 यानी 5 से 15 अगस्त के बेस में जीएस और लोकल माइनस की क्लास कंटिन्यू होगी। इसमें ये जान लीजिए, कोई आदमी अगर रेगुलर ड्यूटी करता है, मान लीजिए मनरेगा में काम करता है, एक लेबर 8 घंटे खटता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन ये जो काम मैंने अपने हाथ से पकड़ा है, परमात्मा ने मेरे निमित्त छोड़ करके इसको करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 5 से 6 घंटे सोने के अलावा आप अपनी दिनचर्या के बाकी हुए समय में कैसे बुनाते हैं और कैसे अपने आप को तरोताज़ा रखते हैं अगले काम के लिए, उसमें जान लीजिए। आप लोगों से इस लाइव मीडिया पर, यूट्यूब पर कहने में मुझे गुरेज नहीं, ये मोबाइल ही वो एक माध्यम है कि थोड़ा सा एफबी, थोड़ा सा ट्विटर, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी इस प्रकार से है पॉलिटिकली, फिलॉसफिकली, तो उससे मैं अपने आप को रिलेट करके और आगे बढ़ता हूँ। वो एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। ऐसे मैं आप लोगों को भी सुझाव दूंगा कि जो पहलू आपकी ज़िंदगी में आपको तरोताज़ा करे, उस पहलू को जिंदा रखना वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। जो भी वजह आपको तरोताज़ा करे, उस वजह पर आप फोकस रहें, वो आपको पढ़ाई में बड़ा मददगार साबित होगा। ज़िंदगी के इस लम्हे में जब एज बढ़ती जा रही हो, सर्विस साथ में नहीं हो, परिस्थितियां घर में विकट हों, या आपके यार मित्र के सहयोग से आपकी पढ़ाई चल रही हो, ऐसा हो सकता है। उन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका हेल्थ और आपका तरोताज़ा बने रहना। मेरी अधिवक्ता बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके संक्रमणकालीन पोजीशन में, बढ़ती हुई उम्र के साथ अविवाहित जीवन में, इतनी दूर दूर शहरों में रह के कंपटीशन की तैयारी और सामाजिकता की ऐसी बीभत्स स्थिति के बीच में ताना बाना जो चलता है, जो शंकाएँ वातावरण में तैरती हैं, उसके बीच में यूपीजे, जूनियर डिवीज़न, एचजेएस, एपीओ की जैसी तैयारी के लिए जो आपका जज्बा है, उसको मैं हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूँ। आप लोग काबिल तारीफ हैं। अपने कुल, परिवार, गोत्र की भले सफलता भी आपको नहीं मिली, आप अधिवक्ता की हैसियत से वो हैं जो अन्य संवर्ग में कोई सोसाइटी का वर्ग स्त्री जाति में नहीं है। अपने आप को ऐसे भावबोध से भरिए, उत्साहित रहिए, उमंग में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, जो भी करिए, लिखने की खूब प्रैक्टिस करिए। मेंस की टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़े हैं तो उस पर भी अपने आउटपुट को, मेरे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करिए। प्री के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो पढ़ के आंसर राइटिंग, पढ़ के आंसर हल करके ही मुझसे आंसर की मांगा कीजिए, बगैर आंसर दिए आंसर की मत मांगा कीजिए। किसी अन्य मित्र या अन्य सहेली सखा के लिए उसको फॉरवर्ड करने से बचिए, आपका ही प्रतियोगी है वो। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और तरोताज़ा रहेंगे। आने वाली परिस्थितियों में जो 15 महीने में द्रुत गति से घटने वाली हैं, और इसमें टोटल मिला के कह रहा हूँ 1,500 लोगों को जुडिशरी में नौकरी मिलने वाली है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को संयत अगर नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से आपका प्रौढ़ दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा अवसर यूं ही निकल जाएगा। निर्णय आपको करना है, किससे मिलना है, किससे जुड़ना है, कब कोचिंग करनी है, कब सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, टेस्ट हल करना है, कब ज्वाइन करना है, कब नहीं ज्वाइन, कब क्या पढ़ना है, सब आपके ऊपर है। इसमें कोई परिवार का कोई मेंबर या आपका पति पत्नी भी जीवन अगर चल रहा है तो एक दूसरे का सहभागी नहीं होते, ये स्वयं से करना पड़ता है। ठीक, आज की बातें यहीं तक। आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए, तथा आज ये एक सूचना प्राप्त हुई कि 2022 के एपीओ में हमारे एक क्लोज मित्र और हमारे हम उम्र एक
नवीन कुमार गुप्ता जी हैं, जिनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ। मुझे आज लेट से सूचना मिली, बात हमारी एपीओ की तैयारी के दरमियान में हुई थी, लेकिन आज मुझे इत्तफाकन सूचना मिली और मैंने उनसे बात की। मेरे तरफ से ऑन यूट्यूब मीडिया पर इस कोर्ट साहब भाई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी मेहनत कीजिए। कोर्ट साहब की नौकरी, जूनियर डिवीज़न में जज की नौकरी और एचजीएस में जज की नौकरी नौकरी नहीं है, ये न्यायिक सेवा है। इसको नौकरी कहना इसके साथ नाइंसाफ़ी है। ये तीनों के तीनों पद सेवा हैं और सेवा 24 आवर के लिए होती है। ये मत समझना कोर्ट साहब रात में ले जाके फाइल पढ़ रहे हैं, जज साहब रात में रात भर जग करके जजमेंट लिखने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो सेवा नहीं दे रहे हैं। ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पुलिस ही 24 घंटे ड्यूटी देती है। नो, रात भर इतनी मोटी मोटी किताबों, ऑल इंडिया रिपोर्ट, पता नहीं का तब जा कर के एक जजमेंट लिखा जाता है। पता नहीं कितनी रातें नींद हराम करनी पड़ती हैं। ये वो पेशा है, न्याय को खिलवाड़ नहीं समझना। और आप उसके प्रतिनिधि हैं। अपने आप पर फक्र करिए, अपने उन सारे लम्हों को धन्यवाद दीजिए, उन सारे संबंधियों लोगों को धन्यवाद से भाव से भरिए जिनकी वजह से आप ला कर सके। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। मैं अधिवक्ता जेके गिरी आपसे विदा चाहता हूँ। सबको हमारा जय सिया राम। अपने अधिवक्ता बहनों, बंधुओं, अधिकारी मित्रों, न्यायिक अधिकारी मित्रों, एग्जीक्यूटिव अधिकारी मित्रों को सबको अपना आभार प्रकट करते हुए आज की वाणी विराम देता हूँ। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सभी का हमारा जय सिया राम।